बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 89 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 90 मुलाहिज़ा फरमाएं। कदीर के जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद शारक भी घर से निकला। उसका उलिया रिक्शा ड्राइवरों जैसा ही था। सर पर गोल्फ कैप की बजाय अब लोफराना अंदाज में मफलर की किस्म का एक कपड़ा लिपटा हुआ था। वो गुलबर्ग से निकलकर सीधा गड़ी शाहू पहुंचा। उस आबादी के पिछली तरफ रेलवे लाइन के सामने उसे रहमान का मकान तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। दस्तक के जवाब में दरवाजा एक अधेड़ उम्र औरत ने खोला। अगर उस घर में खुशहाली होती तो वो औरत खासी हसीन हो सकती थी, लेकिन गरीबी ने उसका हुस्न गारत करके रख दिया था। जी, किससे मिलना है आपको? उस औरत ने बड़े शाइस्ता लहजे में पूछा। रहमान से, शारिक ने जवाब दिया। मैं उसका दोस्त हूँ। दोस्त का लफ्ज सुनकर उस औरत का रवैया एकदम बदल गया। उसकी सारी गुफ्तगू की शाइस्तगी रुखसत हो गई। चेहरे के तासरात बिगड़ गए। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। न खुद कोई काम धंधा करते हैं न उसे करने देते हैं। 2 मुफ्त खोरे पहले भी आकर बैठे हुए हैं। खाना भी खिलाओ, चाय भी बार बार पिलाओ। दोस्त हैं। वो बुड़बुड़ाती हुई अंदर चली गई। शाहरुख उसकी बातें सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रहमान बेकार था और कोई काम धंधा नहीं करता था। उस पर सितम यह कि उसके दोस्त भी घर पर आते रहते होंगे। इस तकलीफ दे सूरत को वही औरत समझ सकती है जो सब कुछ भुगत रही हो। शाहरुख को वाकई ये अफसोस हुआ। कुछ देर बाद एक आदमी दरवाजे पर आ गया। वो दुबला पतला मदगूक सा आदमी था। कई रोज का शेव बड़ा हुआ था। वो शक्ल ही से बीमार सा लग रहा था। जफरी और पप्पू तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं, उनसे कहो शारिक आया हुआ है। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। शारिक बाऊ? रहमान बदहवास सा हो गया। आओ आओ, अंदर आ जाओ। वो जल्दी से रास्ते से हट गया। शारिक के अंदर दाखिल होते ही उसने गर्दन निकालकर इधर उधर झांका, जैसे अंदेशा हो कि किसी ने देख तो नहीं लिया। फिर उसने धड़ से दरवाजा बंद करके कुंडा लगाया। इधर आ जाओ शारिक बाऊ, इस कमरे में। वो औरत दूसरे कमरे के दरवाजे में खड़ी खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। शारिक रहमान के साथ एक कमरे में दाखिल हो गया जहां रैगजीन के सोफों पर जफरी और पप्पू टांगे फैलाए बैठे थे। वो दोनों से देखकर गड़बड़ा से गए और एकदम उठकर खड़े हो गए। जफरी, शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये है तुम्हारा दोस्त रहमान। वो रहमान की तरफ मुड़ गया। तुम कोई काम क्यों नहीं करते रहमान? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम्हारी घरवाली कितनी परेशान है? मैंने एक छोटी बच्ची को भी देखा है। मर्द कमा कर ना लाए तो औरत का परेशान होना फितरी अमर है। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला शारिक बाऊ? रहमान का चेहरा उतर गया। तुम्हारे घर की हालत देखकर मैंने अंदाजा लगाया है, शारिक ने कहा। कोई काम क्यों नहीं करते? काम करता था शारिक बाऊ, रहमान ने मुर्दा से लहजे में जवाब दिया। बाजार में तिक्के कबाब लगाता था, लेकिन फिर उस दुकानदार ने मुझे उठा दिया जिसके थड़े पर मैं दुकान लगाता था। इस तरह मेरा काम बंद हो गया और कोई और जगह मिली नहीं। जगह मिल भी जाए तो काम शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। किसी दोस्त के सामने हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं। कल सबसे पहला काम तुम ये करोगे कि किराए की कोई दुकान तलाश करो, उसके बाद देखा जाएगा, शारिक बोला। दुकान तो एक है बड़े मौके की, रहमान ने कहा, लेकिन वो 1500 रुपए किराया और 50,000 रुपए पगड़ी मांगता है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ? पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, तुम कल दिन दुकान की बात करो। शारिक ने जेब से 5000 रुपए के नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। दुकान की बात करके बयाना दे दो, बाकी पैसे भी तुम्हें कल ही मिल जाएंगे। मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी दुकान चलती हुई देखना चाहता हूँ। शारिक बाबू, रहमान की आवाज रुंध गई। तुम तो मेरे घर में रहमत का फरिश्ता बनकर रहे हो। जब काम शुरू हो जाएगा तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे रहा, शारिक ने कहा। दिल लगाकर अपना काम चलाओ और घर का ख्याल रखो। वो जफरी और पप्पू की तरफ मुड़ गया। मेरे यहाँ से निकलने के थोड़ी देर बाद तुम लोग भी निकल जाओ। हवेली की तरफ जाने की जरूरत नहीं। अचरे मोड़ पर फीके चाय वाली की दुकान पर 6 बजे मेरा इंतजार करना। ठीक है शारिक बाबू, हम 6 बजे पहुंच जाएंगे, जफरी ने जवाब दिया। शारिक उन तीनों से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया। उसका रिक्शा कुछ दूर खड़ा था। शारिक ने सीट पर बैठकर रिक्शा स्टार्ट किया और उसे बाजार की तरफ मोड़ कर ले गया। मजीदे का अड्डा भी दरअसल तिक्के कबाब की दुकान थी। उस वक्त दुकान बंद थी। इस किस्म के खाने पीने का कारोबार शाम के बाद ही होता था और ऐसी दुकानों पर खासी रौनक हुआ करती थी। मजीदा उस दुकानदारी की आड़ में अपना सफेद पाउडर का धंधा भी चलाता था। शारिक हल्की रफ्तार से रिक्शे को आगे निकाल ले गया। बाद लोगों ने रिक्शे को रुकने का इशारा किया था, लेकिन शारिक रवायती रिक्शा ड्राइवरों की तरह इनकार में सर हिलाता हुआ रिक्शे को मेन रोड पर ले आया। शिमला पहाड़ी और असम्बली हाल के करीब से होते हुए वो माल रोड पर निकल आया। एक जगह उसने रिक्शा सर्विस रोड पर रोक लिया और नीचे उतरकर इधर उधर देखता हुआ एक दुकान में घुस गया। कैमरा और फोटोग्राफी के सामान की एक बहुत बड़ी दुकान थी। एक सेल्समैन ये समझा कि शायद उसे अपने कैमरे के लिए कोई फिल्म चाहिए होगी। शारिक का हुलिया देखकर उसका तर्ज अमल भी बस एवं ही सा था। लेकिन जब शारिक ने कोई अच्छा कैमरा दिखाने की फरमाइश की तो उसने 2-3 सस्ते किस्म के कैमरे सामने रख दिए। किसी बड़ी दुकान पर मुलाजमत करने का ये मतलब नहीं कि तुम भी बहुत बड़े बन गए हो। गाहक के साथ इस किस्म का रवैया बदतमीजी कहलाता है।
मैंने तुम्हें कोई अच्छा कैमरा दिखाने को कहा था और तुम कैसा कैमरा चाहिए? सेलमैन ने उसकी बात काटते हुए रूखे लहजे में कहा। शारिक ने 2-3 बढ़िया क्वालिटी और कैमरों के नाम लिए तो सेलमैन चौंके बगैर ना रह सका। उसने शारिक को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर उसके मतलूबा कैमरे निकालकर उसके सामने रख दिए। शारिक ने याशिका का ऑटोमेटिक कैमरा पसंद किया, उसके साथ फ्लैश लाइट भी थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के 2 रूल भी खरीदे, बार्गेनिंग किए बगैर कीमत अदा की और वो शॉपिंग बैग उठाकर दुकान से बाहर आ गया जिसमें कैमरा वगैरह रख दिया था। जब वो रिक्शे के करीब पहुंचा तो ठिठक गया। शारिक जब रिक्शे में बैठने लगा तो हेड कांस्टेबल ने उसे रोक लिया। ओए, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ रिक्शा खड़ा करना मना है? कांस्टेबल ने उसे घूरा। गलती हो गई हवालदार जी। शारिक ने जल्दी से जेब से 10 का एक नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबा दिया। आइंदा याद रखूंगा जी। अब तो तुम याद रखोगे, हेड कांस्टेबल बोला। जा ले जा रिक्शा यहाँ से। शारिक ने शॉपिंग बैग इतिहास से आगे बनी हुई बास्केट में रख दिया और रिक्शा स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। अचरे में कदीर के ठिकाने पर पहुंचते ही शारिक को ज्यादा देर नहीं लगी। कदीर घर पर ही था। रिक्शे की आवाज सुनकर उसने गेट खोला और शारिक रिक्शे को अंदर लेता चला गया। शारिक ने पहले मकान का अच्छी तरह जायजा लिया, फिर छत पर जाकर रोशनदान में बाहर की तरफ से कैमरा फिट कर दिया। दरख्त की शाखें छत पर झुकी हुई थी और रोशनदान के करीब छत पर आसानी से छुपा जा सकता था। ये क्या कर रहे हो शारिक बाबू? कदीर ने कहा। देखते रहो, शारिक ने जवाब दिया। आज रात यहाँ पर ड्रामा होगा। मैं समझा नहीं शारिक बाबू। कदीर के लहजे में उलझन थी। समझ जाओगे, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, शारिक ने कहा। अपने सारे काम मुकम्मल करने के बाद वो घड़ी देखने लगा। 5:45 बज रहे थे। वो जफरी और पप्पू को लेने चला गया। उनकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। वो दोनों उसके साथ थे। इत्तेफाक से जफरी से कदीर की कुछ शनासाई निकल आई। तुम दोनों अब यहीं रहोगे, शारिक ने कहा। आज की रात तो इस तरह गुजारा करना होगा। कल दिन में सामान वगैरह लाकर सेट कर लेना। तुम हमारी फिक्र मत करो शारिक बाबू, हम तो जमीन पर भी सो जाएंगे, जफरी ने कहा। मैं एक काम से जा रहा हूँ, मेरी वापसी तकरीबन 2 घंटे बाद होगी, शारिक कहते हुए बाहर निकल गया। वो सीधा गड़ी शाहू पहुंचा। उसने रिक्शे पर ही बाजार के 1-2 चक्कर लगाए। मजीदे के अड्डे की दुकानदारी शुरू हो चुकी थी। दुकान के सामने वाले थड़े पर बड़े बड़े कबाब दानों पर टिक्के, कबाब और चरगा वगैरह बन रहे थे। दुकान के सामने चंद बेंच पड़े थे जिन पर गाहक बैठे हुए थे। दुकान के अंदर भी गाहकों के बैठने का इंतजाम था। एक तरफ छोटा सा काउंटर भी बना हुआ था। वहाँ इस वक्त मजीदे की बजाय कोई और बैठा हुआ था। वो भी शक्ल ही से बदमाश लग रहा था। उसकी नोकदार मूंछें खासी बड़ी थी। शारिक वापिस आ गया। जफरी वगैरह उस वक्त चाय पी रहे थे। कदीर ने एक प्याली शारिक के हाथ में भी थमा दी। चाय पीते हुए शारिक ने फोन का रिसीवर उठा लिया और इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर मिलाने लगा। कॉल उस्मान ने ही रिसीव की। हाजी के बारे में कोई नई इतला? शारिक ने पूछा। अभी तक तो कोई नहीं मिली, उस्मान ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन इसी दौरान तुम्हें एक और काम करना है। मजीदे को जानते हो? शारिक ने पूछा। वो मज गुज्जर का साथी? हाँ वही, शारिक बोला। गड़ी शाह में उसकी तिक्के कबाब की दुकान है और उस दुकान पर वो सफेद पाउडर का धंधा भी करता है। उस दुकान पर लंबी मूंछों वाला एक आदमी बैठा हुआ है, उसे उठाना है। मजीदे को नहीं छेड़ना, सिर्फ उस मूंछों वाले को। नोकदार लंबी मूंछों वाला जुल्फी मजीदे का चच्चा दाद भाई है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन चक्कर क्या है? उसे क्यों उठवाना है? उस्मान ने पूछा। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जुल्फी को लेकर अचरे आ जाओ। मैं फीके चाय वाले की दुकान के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितनी देर में पहुंचोगे? 11 बजे के करीब, उस्मान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, शारिक ने कहकर फोन बंद कर दिया। उस वक्त रात के 8 बजे थे। शारिक एक बार फिर मकान का जायजा लेने लगा। कदीर ने ठीक ही कहा था कि रात के वक्त अगर यहाँ किसी आदमी को ज़िबा भी कर दिया जाए तो किसी को खबर नहीं होगी। इस कदर सन्नाटा था उस इलाके में। कदीर ने खाने का बंदोबस्त कर लिया। 10 बजे के करीब उन्होंने खाना खाया और 11:15 बजे शारिक बाहर आकर सड़क पर खड़ा हो गया। सड़क की तरफ भी तमाम वर्कशॉप थे। एक वेल्डर की दुकान थी जहाँ इस वक्त भी कोई काम हो रहा था। चमक बार बार फैल रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। 11:15 बजे के करीब सुर्ख रंग की एक कार शारिक के करीब आकर रुकी। शारिक मुहतात अंदाज में खड़ा था। उसका दायां हाथ पतलून की जेब में रखे हुए पिस्तौल पर था। कार रुकी। उसने झुककर देखा। असीन के सामने इंस्पेक्टर उस्मान बैठा हुआ था। शारिक दरवाजा खोलकर साथ वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी आगे बाईं तरफ गली में मोड़ दो, उसने इंस्पेक्टर उस्मान को मुखातिब करके कहा और पीछे मुड़कर देखने लगा। वो कहाँ है? शारिक ने उस्मान की तरफ देखते हुए पूछा। डिक्की में, उस्मान ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। 2-3 मिनट बाद वो कदीर के डेरे पर पहुंच चुके थे। जुल्फी को कार की डिक्की से निकालकर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा ठुंसा हुआ था। शारिक के इशारे पर उसे खोल दिया गया। उस्मान, शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, इससे ये मालूम करना है कि मजीदा छांगे के मदंग वाले डेरे से असले की जो पेटियां लेकर गया था वो कहाँ रखी हैं। तुम पुलिस के एक तजर्बाकार अफीसर हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसी की जबान कैसे खुलवाई जा सकती है। अगर ये जबान ना खोले तो इसकी गर्दन मरोड़ दो। शारिक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, ये काम मेरे आदमी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर तुम हाजी के खिलाफ मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो किस हद तक जा सकते हो। गोया मुझे आजमाना चाहते हो। इंस्पेक्टर उस्मान मुस्कुराया।
यही समझ लो। शारिक भी मुस्कुरा दिया। उसने अपने साथियों को इशारा किया, वो सब बाहर निकल आए। शारिक पिछली तरफ जाकर बड़ी फुर्ती से मकान की छत पर चढ़ गया और रोशनदान से अंदर झांकने लगा। रोशनदान में कैमरा वो पहले ही फिट कर चुका था। इंस्पेक्टर उस्मान ने अपना काम शुरू कर दिया। वो पहले तो जुल्फी से सवाल करता रहा। जुल्फी हर सवाल का जवाब नफी में देता रहा। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर उस्मान के हाथ हरकत में आ गए। शारिक ने करीब पड़ा हुआ थैला खोल लिया और उसमें से माचिस की डिबिया के बराबर काले रंग की एक छोटी सी डिबिया निकालकर कैमरे के फ्लैश लाइट की जगह फिट कर दी। फ्लैश लाइट उसने एक तरफ रख दी। कमरे में जुल्फी की चीखें गूंज रही थी। शारिक उस्मान और जुल्फी की तस्वीरें खींच रहा था। कैमरे पर लगाई जाने वाली वो स्याह डिबिया दरअसल इंफ्रारेड शुआओं की बैटरी थी। उसकी वजह से तस्वीरें खींचने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं थी। तारीकी में भी तस्वीरें खींची जा सकती थी। शारिक ने 7-8 तस्वीरें खींची। आखिरी तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प थी। इंस्पेक्टर उस्मान ने जुल्फी की गर्दन पर बाजू से चोक होल्ड लगाया हुआ था। उन दोनों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। जुल्फी के चेहरे पर बेपनाह खौफ था। उसकी आंखें बाहर को उबली पड़ी थी, जबकि इंस्पेक्टर उस्मान के चेहरे पर जुनून और दरिंदगी के तासरात नुमायां थे। तस्वीरें खींचने के बाद शारिक छत से उतर आया। उसने कैमरा वहीं छोड़ दिया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इंस्पेक्टर उस्मान जुल्फी पर ठोकरें बरसा रहा था। बस छोड़ दो इसे। शारिक उस्मान की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, मैं पूछ लूंगा इसे। मैंने तो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर दिया है, ये कैसे जबान नहीं खोलेगा। उस्मान ने जुल्फी को एक और ठोकर मारते हुए कहा, नहीं अब तुम छोड़ दो, मैं जबान खुलवा लूंगा इसकी। शारिक बोला। तो इंस्पेक्टर उस्मान पीछे हट गया। ये जगह वो इधर उधर देखते हुए बोला, मेरा खुफिया ठिकाना है, यहाँ टेलीफोन भी मौजूद है, तुम फोन नंबर नोट कर लो। हाजी के बारे में जैसे ही कोई नई बात मालूम हो इस नंबर पर रिंग कर देना, मुझे फौरन इतला हो जाएगी। उस्मान ने नंबर नोट कर लिया और उसके थोड़ी देर बाद वो रुखसत हो गया। शारिक छत पर जाकर कैमरा ले आया। उसने कैमरे में से रील निकाल कर जेब में डाल दी और पप्पू की तरफ देखते हुए बोला, जानते हो जुल्फी ने असले की पेटी के बारे में जबान क्यों नहीं खोली? नहीं, पप्पू ने नफी में सारी लाया, इसलिए कि असले की किसी पेटी का वजूद ही नहीं है। शारिक मुस्कुरा दिया। ये सारा ड्रामा इंस्पेक्टर उस्मान को फांसने के लिए रचाया गया है। अब वो मेरी मुट्ठी में है और वही करेगा जो मैं कहूंगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर जफरी की तरफ देखते हुए बोला, जुल्फी की गर्दन मरोड़कर उसकी लाश गड़ी शाहू के किसी इलाके में किसी जगह फेंक दो। अखबारात चीख उठे थे। चंद माह के सुकून के बाद शहर में कत्लो गारत का जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, उसने पूरे शहर में खौफो हिरास की एक नई लहर दौड़ा दी थी। सनसनीखेज खबरें शाये करने के साथ ही अखबारात बड़े लंबे चौड़े इदारिये लिख रहे थे, जिनमें सारा जोर अल्फाजी पर था। उन इदारियों में हुक्मरानों और कानून के मुहाफिजों को मुर्दे इल्जाम ठहराकर गोया अखबारात अपनी जिम्मेदारियों से ओदा बरा हो चुके थे। सियासतदानों को अपनी दुकान चमकाने का मौका मिल गया। वो भी रोजाना हुक्मरानों और कानून के मुहाफिजों के खिलाफ लंबे चौड़े बयानात दे रहे थे। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आए। गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने लोगों के एहतजाजी मुजाहरे रोज का मामूल बन चुका था। सब लोग जान चुके थे कि शहर में होने वाली ये कत्लो गारत दो जराइम पेशा गिरोहों के तसादुम का नतीजा है। सब लोग जान चुके थे कि शहर में होने वाली ये कत्लो गारत दो जराइम पेशा गिरोहों के तसादुम का नतीजा है। अखबारात में शारिक और समीना की गिरफ्तारी के लिए 20-20 लाख रुपए का इनाम इश्तिहार छपा था। उन दोनों को मफरूर करार दिया गया, लेकिन हाजी अफजाल मफरूर नहीं था। वो भी कत्लो गारत में मुलव्वस था और लोग मुतालबा कर रहे थे कि हाजी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। सब लोग जानते थे कि असम्बलियों में हाजी के आदमी मौजूद हैं जो उसे तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं। अवाम का एक मुतालबा ये भी था कि उन लोगों की असम्बलियों की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए, लेकिन उन हुक्मरानों पर इन अवामी मुतालबों का कोई असर नहीं था। उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसके बरक्स हाजी की हिफाजत के लिए सरकारी तौर पर 1 दर्जन मुहाफिज फराहम कर दिए गए थे। जदीद तरीन हथियारों से लैस 1 दर्जन पुलिस वालों में से 6 तो उसकी दारोगा वाली कोठी पर तैनात थे और 6 24 घंटे हाजी के साथ रहते थे। हुकूमत की तरफ से हाजी को मुहाफिज फराहम करने वाली खबर ने जलती पर तेल का काम किया। लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। हजारों लोगों ने चीफ मिनिस्टर हाउस पर हल्ला बोल दिया। उनका मुतालबा था कि मुहाफिजों को हटाकर हाजी को गिरफ्तार किया जाए। उस मुजाहिरे का नतीजा ये हुआ कि मुहाफिज तो हटा दिए गए, लेकिन हाजी को गिरफ्तार नहीं किया गया। शारिक भी अखबारात में सब कुछ पढ़ता रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि हुकूमत हाजी को गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी और उसने अपने तौर पर हाजी की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया था। इसे यकीन था कि एक न एक दिन हाजी उसके कदमों में गिर पड़ेगा या ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। दूसरा रास्ता इख्तियार करने की सूरत में शारिक ने यह तय कर रखा था कि वो दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करेगा और कहीं भी उसे चैन से बैठने नहीं देगा। ये शारिक की खुशकिस्मती थी कि इंस्पेक्टर उस्मान जैसा शख्स हाजी से अपना इंतकाम लेने के लिए उसके जाल में फंस गया था। इंस्पेक्टर उस्मान का भी शुमार उन लोगों में होता था जो हाजी जैसे लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करते थे। ये लोग कानून की वर्दी पहनकर अपने आप को कानून से बालातर समझने लगते हैं। इन लोगों का पुलिस में आने का मकसद ही ये होता है कि नाजायज दौलत समेटी जाए।
इंस्पेक्टर उस्मान ने भी यही सब कुछ किया था। उसने अपनी बीवी और दूसरे लोगों के नाम बड़ी जायदादें बनाई थी। उसके अपने नाम पर 5 मरले का सिर्फ वो मकान था जो उसे बाप की तरफ से विरासत में मिला था। अफगानिस्तान जाने से पहले शारिक की जब पुलिस से आंख मिचौली रहती तो उसका वास्ता इंस्पेक्टर उस्मान से भी पड़ा था। उस्मान उन दिनों मदंग थाने का इंचार्ज था और शारिक अपना मदंग वाला अड्डा चलाने के लिए उसे हर महीने लाखों रुपए का भत्ता दिया करता था। उसी दौर में शारिक ने उसके खिलाफ कुछ मालूमात जमा की थी जिनमें उसकी जायदाद की तफसील भी शामिल थी। उस जायदाद में गुलबर्ग में वाक़ एक बहुत बड़ी कोठी उसकी बेटी के नाम पर थी। उसी इलाके में एक और कोठी उसकी दूसरी बेटी के नाम थी। एक बेटा ट्रांसपोर्टर था। न सिर्फ शहर के कई रूट्स पर उसकी वैगनें चल रही थी बल्कि 4-5 लग्जरी बसें लाहौर से पेशावर के रूट्स पर भी चल रही थी। दूसरा बेटा अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रहा था। शारिक ने ये तमाम मालूमात इसलिए जमा की थी कि किसी न किसी मौके पर उसके काम आएगी। लेकिन इसी दौरान उसे हाजी के कहने पर अफगानिस्तान जाना पड़ा और वापस आने पर इंकिशाफ हुआ कि इंस्पेक्टर उस्मान को हाजी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने के जुर्म में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। शारिक अच्छी तरह जानता था कि उस्मान ने ये छापा नेक नीति की बिना पर हाजी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं मारा था, बल्कि इसका मकसद कुछ और था। हाजी के आदमियों ने शारिक के मदंग वाले अड्डे पर जाकर राजा को मारा पीटा था और इंस्पेक्टर उस्मान हाजी से कुछ वसूल करना चाहता था। लेकिन हाजी ने उसकी पुलिस मुलाजमती से छुट्टी करवा दी और अब वो हाजी से इंतकाम लेने के लिए शारिक के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता था। और शारिक ने ऐसा जाल फैलाया था कि वो बड़ी आसानी से उसमें फंस गया और अब जिंदगी भर उस जाल से निकल नहीं सकता था। दूसरे रोज अखबारात में जुल्फी के कत्ल की खबर भी शाया हुई। उसके साथ ही मजीदे का बयान भी था जिसमें शारिक को उस कत्ल का जिम्मेदार करार दिया गया। मजीदे के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब शारिक के आदमी जुल्फी को दुकान से असले के जोर पर अगवा करके ले गए थे और फिर सुबह उसकी लाश मिली थी। पुलिस के जराये के मुताबिक जुल्फी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने शारिक के खाते में कत्ल का एक और केस दर्ज कर लिया। सुबह 9 बजे के करीब शारिक घर पर ही था कि कदीर का फोन आ गया। खैरियत, कोई खास बात? शारिक ने पूछा। इंस्पेक्टर उस्मान का फोन आया था, कदीर ने बताया। वो तुमसे मिलना चाहता है, 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसे कहना इंतजार करे, मैं भी 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। शारिक ने कहते हुए फोन बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गया। आधे घंटे बाद वो कोठी से निकला तो हुलिये से रिक्शा ड्राइवर ही लग रहा था। रिक्शा कोठी के गेट के बाहर खड़ा था। वो रिक्शा स्टार्ट करके जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा, 2 औरतों ने उसे रुकने का इशारा किया। कहाँ जाना है आपा जी? शारिक ने रिक्शा रोक कर पूछा। उनमें एक अधेड़ उम्र थी और दूसरी की उम्र 18-19 साल रही होगी। वो दोनों माँ बेटी थी क्योंकि दोनों की शक्लों में बड़ी हद तक मुशाबत थी। मदंग जाना है बेटा, अधेड़ उम्र औरत ने कहा। शारिक ने गर्दन हिलाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। उनके बैठते ही वो रिक्शे को हरकत में ले आया। उसने मीटर भी डाउन कर दिया। शारिक भी उस वक्त मदंगी जा रहा था। अगर उन औरतों ने कहीं और जाना होता तो उन्हें बिठाने से इनकार कर देता। उन औरतों ने मदंग चौक पर ही रिक्शा रुकवा लिया। अधेड़ उम्र औरत ने झुककर मीटर देखा और पर्स में से 100 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरे पास खुले नहीं हैं, शारिक ने कहा। आप वो सामने वाली दुकान से पैसे खुले करवा लें, मैं रिक्शा मोड़ दूं। वो दोनों औरतें दुकान की तरफ चली गईं और शारिक ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। चंद गज आगे जाकर उसने रिक्शा एक गली में मोड़ दिया। उस औरत के पास खुले हुए पैसे होते तो शायद वो ले लेता, लेकिन 100 के नोट के चक्कर में उसने पैसों का इंतजार नहीं किया। शारिक गुज़िश्ता रात घर जाने से पहले यहाँ आया था। एक गली में उसने फोटोग्राफर की एक दुकान के सामने रिक्शा रोक लिया। उस गली में चंद ही दुकानें थी जो रिहायशी मकानों के ज़ेरी हिस्सों में खोली गई थी। उन्हीं में एक दुकान मकसूद फोटोग्राफर की भी थी। ये मकान भी उसी का था। ऊपर के हिस्से में उसकी रिहाइश थी और नीचे उसने दुकान खोली हुई थी। मकसूद से शारिक की मुलाकात उस वक्त हुई जब यहाँ छांगे का राज था। छांगे के बाद शारिक ने उसकी गद्दी संभाल ली। उस दौर में बाहर के इलाके से आए हुए 2-3 गुंडों ने किसी बात पर मकसूद की न सिर्फ पिटाई कर दी थी बल्कि इसकी दुकान पर तोड़ फोड़ भी की थी। इसका हजारों रुपए का नुकसान हुआ था। मकसूद फरियाद लेकर शारिक के पास आया। निशानदेही होने पर शारिक ने उसी रोज गुंडों को पकड़ लिया था। वो गुंडे नहीं बल्कि उठाईगीर उचक्के और सिनेमा में टिकट ब्लैक करने वाले थे। वो तो गुंडागर्दी के आदाब से भी वाकिफ नहीं थे। शरीफ आदमियों के साथ मुंहमारी करके अपने आप को गुंडे समझने लगे थे। शारिक ने उन्हें पीट कर रख दिया और फिर उन्हें मकसूद के पास ले आया। उन्होंने ना सिर्फ मकसूद के पैरों पर गिरकर माफी मांगी थी बल्कि इसका नुकसान भी पूरा कर दिया था। गुज़िश्ता रात इंस्पेक्टर उस्मान और जुल्फी की जो तस्वीरें खींची गई थी वो रील रात को ही शारिक ने मकसूद के हवाले कर दी थी। रील देते वक्त शारिक ने सिर्फ एक जुमला कहा था, इसका राज सिर्फ तुम तक ही रहना चाहिए। वैसे भी शारिक को यकीन था कि मकसूद इन तस्वीरों के बारे में किसी को बताने की हमाकत नहीं करेगा। शारिक ने जब दुकान के सामने रिक्शा रोका तो वहाँ एक आदमी भी बैठा हुआ था। उसकी तरफ देखकर शारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसका ताल्लुक पुलिस से है। उसे देखकर शारिक ठिठका कि कहीं मकसूद कोई चाल तो नहीं चल रहा, लेकिन शारिक ने इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। मकसूद ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता था जिसे उसे बाद में पछताना पड़े।
शारिक रिक्शे से उतरकर जब दुकान के दरवाजे में दाखिल हुआ तो ठीक उसी वक्त मकसूद एक 9 उम्र लड़की के साथ स्टूडियो के दरवाजे से बरामद हुआ। उस पुलिस वाले की मौजूदगी में शारिक को देखकर मकसूद पर कुछ घबराहट सी तारी हो गई। वो शारिक की तरफ देखते हुए जल्दी से बोला, अरे भाई, तुम्हारी वो तस्वीर ठीक से नहीं खींची गई थी, अंदर चलकर बैठो, दोबारा खींचनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि 2 दिन और देर हो जाएगी। शारिक बुड़बुड़ाया, मुझे रिक्शे का लाइसेंस बनवाना है यार, रोज चालान हो जाता है, तुम अंदर चलकर बैठो, अभी तस्वीर खींच लेता हूँ जो कल तुम्हें मिल जाएगी। मकसूद ने अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। शारिक स्टूडियो वाले कमरे में आ गया। मकसूद तकरीबन 5 मिनट बाद अंदर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये हेड कांस्टेबल था जो चंद रोज पहले ही ट्रांसफर होकर इस थाने में आया था। मकसूद ने कहा तो उसका लहजा सरगोशियाना था। बैठक के दाखिले जा रहे हैं कि अपनी बेटी की तस्वीरें खिंचवाने आया था। मैं तुम्हारी बात समझ गया था। शारिक मुस्कुराया। तस्वीरें तैयार हो गई? हाँ, मेरे साथ आओ। मकसूद ने डार्क रूम का मुकफ्फल दरवाजा खोला और इशारा करते हुए अंदर दाखिल हो गया। शारिक भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। मकसूद ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और मुकफ्फल दरवाजा खोलकर एक लिफाफा निकालकर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। नेगेटिव भी इसी में मौजूद हैं। ये तस्वीरें तो ऐसी हैं कि साबका पुलिस इंस्पेक्टर उस्मान को बिला रुकावट फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती हैं। आज सुबह ही तो उस आदमी के कत्ल की खबर अखबारों में शाये हुई। शारिक ने लिफाफे में से तस्वीरें निकाल ली और एक एक करके देखने लगा। तमाम तस्वीरें साफ थी। 2 तस्वीरें तो बहुत ही साफ थी जिसमें उस्मान ने जुल्फी की गर्दन दबोची हुई थी। दोनों के चेहरे भी साफ नजर आ रहे थे। ये तस्वीर, मकसूद ने उसके हाथ में वो तस्वीर देखकर कहा, ये तस्वीर तो इंस्पेक्टर उस्मान को सीधा फांसी के तख्ते पर पहुंचा देगी। अभी उसे फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचाना। शारिक ने तस्वीर लिफाफे में रख ली और जेब से 5 रुपए का एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। इन तस्वीरों के बारे में तुम्हारी जबान बंद रहेगी, फिक्र मत करो शारिक बाबू, ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा, मकसूद ने कहा और डार्क रूम का दरवाजा खोल दिया। शारिक ने लिफाफा जेब में रख लिया और डार्क रूम से निकलकर स्टूडियो रूम और फिर दुकान के बैरूनी हिस्से में आ गया। इसी दौरान दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। शारिक दुकान से निकलकर रिक्शे में बैठा और अचरे की तरफ रवाना हो गया। सड़कों पर उस रोज भी चेकिंग हो रही थी, लेकिन शारिक को रिक्शा ड्राइवरी का फायदा ये हुआ कि उसे कहीं नहीं रोका गया था। वो जब कदीर के डेरे पर पहुंचा तो इंस्पेक्टर उस्मान को बड़ी बेताबी से अपना मुंतजिर पाया। क्या बात है इंस्पेक्टर? शारिक ने हाथ मिलाते हुए सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कोई खास इतला जिसके लिए तुम्हें खुद यहाँ आना पड़ा? इतला कोई नहीं, लेकिन ये कैसे भरा? इंस्पेक्टर उस्मान ने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार उसके सामने फैला दिया। उसके लहजे में झुंझलाहट थी। इसकी मौत आई हुई थी, वो मर गया। शारिक ने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जुल्फी कमजोर आदमी है, हाथ जरा हल्का रखना। लेकिन मैं जब यहाँ से गया था तो वो तो जिंदा था और ठीक ठाक था। इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि वो मेरे हाथों मारा गया तो ये गलत है। इसका फैसला तो तुम खुद ही कर लो। शारिक ने लिफाफे में से तस्वीरें निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। अखबार में लिखा है कि जुल्फी की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। इसमें एक तस्वीर ऐसी भी है जो डॉक्टरों की इस बयान की तस्दीक करती है। उस्मान जैसे जैसे तस्वीरें देख रहा था उसके चेहरे के तासरात बदलते जा रहे थे। वो तस्वीर सामने आई तो उसका चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। ये बकवास है, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। इंस्पेक्टर उस्मान चीखा। उसने गुस्से में तमाम तस्वीरें एक तरफ फेंक दी थी। ये तस्वीरें जिस हकीकत को बयान कर रही हैं तुम उससे इनकार नहीं कर सकते, शारिक ने जवाब दिया। तुम बहुत चालाक बन रहे थे इंस्पेक्टर। वो बात जारी रखते हुए कहने लगा, हाजी से अपना इंतकाम लेने के लिए तुमने मुझे आगे करना चाहा। तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब तुम मुझसे लाखों रुपए महीने का भत्ता लेने के बावजूद आए दिन मुझे बंद कर देने की धमकियां दिया करते थे। तुम एक मामूली से इंस्पेक्टर हो। तुम्हारी तनख्वाह में तो एक शरीफ और दयानतदार शख्स के घर का महीने का खर्च भी पूरा नहीं होता। लेकिन तुमने जो जायदादें बना रखी हैं उसकी मालियत करोड़ों से भी ज्यादा है। शारिक एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसको जायदाद का हिसाब गिनवाने लगा और फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी जायदाद का ये इदादो शिमार हुकूमत को फराम करने वाला था, लेकिन इत्तेफाक से तुम खुद ही मेरे पास आ गए और मुझे हाजी के खिलाफ आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि अदालत से मुलाजमत बहाल हो जाने के बाद तुम हाजी से अपनी दुश्मनी भूल जाते, उसे माफी मांग लेते और मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश शुरू कर देते। लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला। मैंने ऐसा पक्का बंदोबस्त कर लिया कि अगर तुम्हारी इंस्पेक्टरी बहाल हो भी जाए तो तुम मेरे खिलाफ कोई कदम ना उठा सको। इंस्पेक्टर उस्मान की हालत गैर हो रही थी। शारिक से अपनी जायदाद की तफसील सुनकर उसका दिमाग घूम गया। लेकिन मैंने जुल्फी को कत्ल नहीं किया, वो चीखा। इससे क्या फर्क पड़ता है? शारिक मुस्कुराया। जुल्फी को कत्ल किसी ने भी किया हो, इस तस्वीर को तो कोई नहीं जुटला सकता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इंस्पेक्टर उस्मान चीखा। सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम मेरे साथ ताउन करते रहो। हमारी दोस्ती की कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। इन तस्वीरों ही को बुनियाद समझ लो। मुझे यकीन है कि जब तक मेरे पास उन तस्वीरों के नेगेटिव मौजूद हैं, उस वक्त तक तुम दोस्ती निभाते रहोगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।
लेकिन अगर तुमने किसी मौके पर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुमने मुझे बर्बाद कर दिया शारक। इंस्पेक्टर उस्मान के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसकी समझ में शायद ये बात आ गई थी कि चीखने चिल्लाने का फायदा नहीं होगा। मैं तो बगैर किसी वजह के तुम्हारे साथ ताउन करना चाहता था, लेकिन तुमने वो ताउन तुम अपने मकसद के लिए कर रहे थे। शारक ने उसकी बात काट दी। तुम्हारा मकसद पूरा हो जाता तो तुम अलग हो जाते। मैंने पेशबंदी की है। अब अगर तुम्हारी मुलाजमत बहाल हो भी गई तो मुझे परेशानी नहीं होगी। और एक बात और भी तुम्हें बता दूं। वो कुछ लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मैं तुमसे जो भी काम लूंगा उसका मुआवजा दूंगा। इस मौके पर इंस्पेक्टर उस्मान ने कुछ कहना चाहा, मगर शारिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम जैसे लोगों की हवस कम नहीं होती। मैं तुम्हें जो मुआवजा दूंगा वो तुम्हारे तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, इंस्पेक्टर उस्मान ने गहरा सांस लेते हुए कहा, क्या चाहते हो? सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि हाजी का माल कराची से लाहौर कब पहुंच रहा है और यहाँ से आगे कब जाएगा। शारिक बोला, उसका माल आजकल में लाहौर पहुंचने वाला है। मैं तुम्हें इतला कर दूंगा, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया।